हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी जो बिहार बोर्ड का है, चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन। तो आज हम लोग परंपरा के मूल्यांकन का प्रश्न उत्तर यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 6 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है जो आपको इस आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप आई बटन पर जाकर के वे सभी 6 वीडियो हैं उसको आप देख सकते हो। और साथ में यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर नंबर 7 प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चंस को पहले हम लोग आंसर राइटिंग करने से पहले इसको समझ लें तो बहुत बेहतर होगा, आपको लिखने में भी आसानी होगा। और जहां तक हम बात करें बच्चों, तो आप लोग खुद से आंसर राइटिंग करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और भी इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको आई बटन पर ही मिल जाएगा। इस चैप्टर का हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया है जो शॉर्ट नोट्स के साथ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। तो जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है उसके अनुसार कहता है कि जो परंपरा का जो मूल्यांकन या परंपरा का जो ज्ञान है उनके लिए ज्यादा आवश्यक है जो इनको छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। तो किनके लिए ये जरूरी हुआ? तो जो युग को परिवर्तन करना चाहते हैं और जो नया क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर देखो 2 में बोला है परंपरा के मूल्यांकन, ठीक है ना, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। तो आइए समझ लेते हैं क्यों वो लेखक महत्वपूर्ण मानता है। तो यहाँ पे उत्तर में हमने लिखा है कि जो साहित्य की परंपरा है उसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। यानी यहाँ पे जिसका हम लोग शोषण करते हैं, जिसको हम लोग अपने चंगुल में फंसाए होते हैं, उनके हितों के लिए यहाँ पे उसका प्रतिबिंब को निर्मित करता है। और इसके साथ हम साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता श्रम है और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। तो ये परंपरा के मूल्यांकन के साहित्य में हम लोग देखते हैं, ये हमारा विवेक होता है, ये हमारा बुद्धि होता है। तो इस सारे चीजों को लेखक महत्वपूर्ण मानता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या बोला है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होना है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में भी उसकी बहुत आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य की जो इंद्रियां का बोध है उनकी भावनाओं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। तो ये इनके पक्ष में कहने का मतलब जो साहित्य का कौन सा पक्ष, तो जो उनके शरीर से या उनके मानव के लगाव से जो यहाँ पे लिया गया या उनके ज्ञान इंद्रियों के बोध से या उनकी भावनाओं के बोध से, इन सभी चीजों को अस्थायी नहीं माना गया है। और यहाँ पे अस्थायी इस चीज को समझना भी नहीं चाहिए क्योंकि हर मनुष्य का अपना अपना सोच और अपना अपना विचार होता है और वह साहित्य को अपने अनुसार और अपने समाज में होने वाले घटनाओं के अनुसार वह साहित्य की रचना कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक का आशय स्पष्ट करना है आपको। हमने उत्तर में लिखा है कि लेखक कहते हैं कि साहित्य में विकास प्रक्रिया सामाजिक विकास क्रम की तरह नहीं होती। सामाजिक विकास क्रम में पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता में तुलना किया जा सकता है
और एक दूसरे को श्रेष्ठ एवं अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, लेकिन साहित्य के विकास में इस तरह की बात नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि जो सामंती समाज के कवि हैं उनकी अपेक्षा पूंजीवादी समाज की कवि से की जाए, या पूंजीवादी समाज का जो कवि है वो श्रेष्ठ है सामंती समाजवाद के कवि से। अब यहाँ पे सामंती बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सामंती कहने का मतलब होता है हारे हुए लोग, या जो अपना पराजय किसी दूसरे से स्वीकार कर लिए हैं। तो यही चीज यहाँ पे उनके बारे में कहता है कि क्या वो जो सामंती समाज के कवि हैं वो पूंजीवादी समाज के कवि से श्रेष्ठ हैं। कवि अपने अपने पूर्ववर्ती क्रियाओं की रचनाओं का मनन करते हैं, लेकिन अनुकरण नहीं करके स्वयं नई परंपराओं का ये जन्म देते हैं। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य का ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। अमेरिका ने एटम बम बनाया, आपको भी पता होगा, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर का जो नाटक है जैसे चीज का दोबारा इंग्लैंड में उत्पादन नहीं किया गया। अतः साहित्य और समाज के विकास क्रम में समानता नहीं होती। कहने का यहाँ पे क्या मतलब इसका है कि मान लो ये आपका अमेरिका है और ये आपका रूस है, ठीक है ना, और अमेरिका क्या बम बना रहा है, ये भी रूस भी बना रहा है। अब यहाँ के कुछ अपने ही अलग साहित्य क्षेत्र रहे हैं, यहाँ यानी रूस का अपना रहा है। लेकिन अगर हम लोग शेक्सपियर की बात करें जो एक बहुत बड़ा मतलब एक हस्ती है, इतना बड़ा हस्ती कि आप सोच नहीं सकते हो, तो बताओ जरा जब शेक्सपियर इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या जो इंग्लैंड है फिर से दोबारा नया शेक्सपियर को जन्म दिया? नहीं ना। लेकिन एटम बम को दोबारा बनाया जा सकता है, तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। यानी लेखक का मानना है कि जो मानव चेतना है वह किसी को अपने अधीन कर लेता है, या किसी को अपना जो चेतना है वो किसी को दे दिया है, लेकिन फिर भी प्रभावित करता है। तो कैसे, देखते हैं। तो उत्तर में हमने क्या लिखा, लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और भी बात है। परिस्थिति और मनुष्य दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। अमेरिका और एथेंस दोनों में गुलामी थी, किंतु एथेंस की जो सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों के अमेरिकी मालिक ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, एक तो अपना भारत था और एक आपका ईरान था। ये पूरे सामंती दुनिया में, सामंतवाद दुनिया में, सामंतवाद कहने का मतलब ये दूसरे के गुलाम था, फिर भी जो भारत है, भारत महान कविता के रूप में जाना जाता है। यानी महान कविता कहने का मतलब यहाँ पे महान लोग कविता का रचना कर रहे थे। कब? जब वे किसी दूसरे का स्वाधीनता स्वीकारे हुए थे तब। और भी इसके पॉइंट्स हैं, जैसे कि पूंजीवाद का जो विकास होता है वह यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। इस दृष्टांत के माध्यम से कहा गया है कि सामाजिक परिस्थिति में कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यानी अगर समान सामाजिक परिस्थितियां हैं, यानी कहने का मतलब अगर आपने स्वाधीनता को स्वीकारा है, ठीक है ना, या आप स्वाधीनता को नहीं स्वीकारा है, दोनों कंडीशन में जो कला का विकास है वो एक जैसा नहीं होगा, दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है ना। और ये तो आप जानते ही हो, जैसे स्वाधीनता जो स्वीकारे है या गुलाम है किसी का, तो वह गुलाम को लेकर के यहाँ पे अपने कविता का रचना करेगा। लेकिन अगर जो स्वाधीनता नहीं, ठीक है ना, तो वो अपने अनुसार करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर जो 6 में बोला है वो कहा है कि साहित्य के निर्माण प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है।
तो हमने उत्तर में लिखा है कि लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है, ये आवश्यक नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि साहित्य के निर्माण प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक, यानी वो कहते हैं कि जो प्रतिभा है साहित्य निर्माण करने की, हम उसको मानते हैं भैया, लेकिन हम कुछ खतरों को आपको याद दिला देते हैं। और वो खतरा कौन सी है? तो वो खतरा ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य करते हुए सोचते हैं कि हमने जो भी करा वो अच्छा करा, लेकिन ये चीज सोचना बिल्कुल गलत है। ये आवश्यक नहीं है कि उसने जो कुछ भी किया वो सभी सही किया, सभी निर्णायक किया। उनके श्रेष्ठ रचना में दोष हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होगा, दोष हो सकते हैं। और ऐसी भी बात नहीं हो सकता कि कोई दोष भी ना हो। तो ये सभी चीजों को उन्होंने आगाह कराया है, यानी याद दिलाया पहले से आपको। इनके कृतित्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य के इतिहास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? उत्तर में हमने लिखा कि लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि लेखक अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के कवि को यहाँ पे लिया है जिनका नाम है टेनिसन, और वो वर्जिल पर जो रचित कविता है उसकी चर्चा करते हैं, जो रोमन साम्राज्य के वैभव के बारे में लिखा गया है। तो ये सारी चीज यहाँ पे इन्होंने बात करने की कहा है। साथ में ये भी कहा है कि जो हृदय को आनंद विह्वल कर देती है, कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद उसका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। आगे भी इसका है, तब भी शेक्सपियर और मिल्टन, तब भी नए आ जाते हैं नाटककार जिनमें शेक्सपियर है, मिल्टन है और शेली, विश्व संस्कृति के आकाश में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएंगे और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगी। इस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, पर साहित्य के मूल्य उत्तरोत्तर विकास उन्मुख रहते हैं। कहने का मतलब आप राजनीति से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, तो आपका कुछ समय बाद अस्तित्व आपका मिट जाएगा। लेकिन अगर आप एक साहित्यकार हैं या आप लेखक हैं, तो आपके मृत्यु के पश्चात भी आपका जो विकास है या आपका जो नाम है या आपका जो विख्याति है वो हमेशा जगमगाते रहेगा आकाश में, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? हमने उत्तर में लिखा है, साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उसकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है। अब समझते हैं, तो यहाँ पे जाति को लेकर के बात करा है, तो कहता है यहाँ पे कि जब एक व्यक्ति एक व्यवस्था से यानी एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश करता है तो उसकी अस्मिता यानी उसकी जो अपनी कह सकते हैं कि पावर है या अपनी उसकी जो पहचान है वो तो भैया बर्बाद नहीं होती। लेकिन जब मानव अपना समाज बदल दे, जैसे कहने का मतलब अगर हम हिंदू से रिलेटेड हैं, अगर हम सिख में अपना समाज बदल दें, ठीक है ना, सिख में समाज बदल दें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो तत्व है या हमारा जो समुदाय है वो सभी अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ पे हम उन सारे चीजों को अपनाएंगे जो उस समाज से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसके बारे में समझाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 9 में क्या कहता है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए
लेखक दोनों में क्या समानता बताता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो लेखक है ना, वह जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता की चर्चा की है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। उस समय साहित्य परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। जिस समय हिटलर ने जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की सार्थक समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। देखो यहाँ पे जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के रूप में जो लेखक बताता है वह यह कहता है कि देखो, जब राष्ट्र में कोई आपत्ति आती है, राष्ट्र में जो कोई अस्मिता होता है, तो उस समय इतिहास का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, साहित्य का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, और वह साहित्य का ज्ञान अपने परंपराओं को जगाता है, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे वो कहानी के माध्यम से हो। जैसे हम लोग सारे जहां से अच्छा पढ़ते हो ना, ये आपका राष्ट्रीय गान है या एक गीत है, कह सकते हो राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा। तो यहाँ पे क्या बताता है, अपने देश को, अपने देश के प्रत्येक उस चीज को बताता है जो राष्ट्र को समर्पित है। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ोगे तो कहता है कि इसी युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज है। यहाँ पे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है। कहते हैं बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब इसका है कि बहुत से जात वाले जो राष्ट्र हैं उसकी हैसियत हमारे देश के हैसियत के सामने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है ना बहुत से जातों से रिलेटेड है, बहुत जातीय राष्ट्र है, फिर भी यहाँ पे सभी में एकता है, सभी को राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान है। तो उत्तर में चलिए देखते हैं। कहता है कि संसार का कोई भी देश बहुराष्ट्रीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक जाति दूसरी जातियों पर उसका राजनीतिक प्रभुत्व, कहने का मतलब उस पर दबाव डाल करके अपना स्थान नहीं अर्जित किया है, वह मुख्यतः संस्कृति यानी यहाँ के संस्कृति को लेकर के या यहाँ के इतिहास का देन है कि सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका रही है। कहने का मतलब इस देश की जो तुलना की जाए ना तो इसमें ज्यादातर कवि का यहाँ पे ज्यादा योगदान रहा है एक सूत्र में सभी को बांधने में। जैसे अगर हम लोग कबीर की बात ले लें, ठीक है ना, कबीर की बात ले लें तो आप समझ सकते को यहाँ पे समझ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? कहता है कि भारत की जो बहुजातीयता है वो मुख्यतः संस्कृति की देन है। तो कैसे देन है आइए देखते हैं। भारतीय जो सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। जो महाभारत और रामायण है वो भारतीय साहित्य की एकता को स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति की अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास रहा है। भारत में जो अभी भी आप देख सकते हो कि भारत में एक जात नहीं है, बहुत से जाति हैं। तो इन सारे चीजों को आप इसको पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 में किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। आइए देख लेते हैं उत्तर में। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो गया। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवाद व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। समाजवाद व्यवस्था जिस तरह से राष्ट्र कायम है वहां की प्रगति की रफ्तार पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीयता क्षमता का पूर्ण विकास समाजवाद व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है।
तो आप इस सारे चीजों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि निबंध का समापन करते हुए लेखक ने कैसा स्वप्न देखा है। यानी अब यहाँ पे लेखक स्वप्न देख रहे हैं अपना निबंध को समापन करते हुए, उनके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, जरा विचार कीजिए। तो हमने उत्तर में लिखा है कि लेखक भारत में अधिक से अधिक लोगों के साक्षर होने का स्वप्न देखता है। जब हमारे देश की जनता साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उससे अवकाश होगा, अवकाश का मतलब छुट्टी मिलेगी, सुविधा होगी, तब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के करोड़ों नए पाठक होंगे। इस देश में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। भाषा की सीमा में लोग नहीं बंधेंगे, बल्कि एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी की रचना को ही अभिरुचि लेकर पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघ कर, यहाँ लाध कर लिखा गया, लांघ कर है, ठीक है ना, लांघ कर सारे देश की संपत्ति बनेगा। मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। साहित्य की परंपरा के योगदान से एशिया के भाषाओं के साहित्य से गहरा परिचय होगा। तो ये सारे चीज लेखक स्वप्न में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में कहा है, साहित्य सापेक्ष के रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। हमने उत्तर में लिखा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसको सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यता निर्धारित नहीं हो जाता। मनुष्य और परिस्थितियां का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इसे प्रमाणित करने हेतु लेखक ने कहा है कि गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में भी है, किंतु एथेंस की जो सभ्यता है वह सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिका मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ नहीं दिया। तो ये सारे चीज साथ में पूंजीवाद को लेकर के भी बात करा है, तो आप इसको पीडीएफ के माध्यम से इसको डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि व्याख्या करना है, और व्याख्या करना है आपको बंगाल को लेकर के। तो कहता है कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए। ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा कहाँ कम, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक परंपरा के मूल्यांकन, और यह भी आपको ध्यान में आने चाहिए कि यह आपका निबंध है, पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेखक का कहना है कि जब मानव समाज बदलता है और वह अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है, तो जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और संस्कृति का अद्भुत योगदान होता है। ठीक है ना। इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ, यानी बंगाल का बंटवारा हुआ, ठीक है ना, या बंट गया, किंतु पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को जब तक अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उपयुक्त पंक्तियों का मूल आशय यह है कि इतिहास और संस्कृति किसी भी जाति को संगठित तथा प्रगतिशील बनाने में सहायक होती है। सांस्कृतिक परंपरा से जुड़कर ही अस्मिता की रक्षा की जा सकती है। तो ये यहाँ पे हमने व्याख्या के रूप में आपको समझा दिया। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, और यहाँ पे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।